हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी। तो दो चीज़ें बताई थी मैंने, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में आते हैं सेवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो फेनेरोगेम्स है उसके अंदर आते हैं आवृतबीजी और अनावृतबीजी। अनावृतबीजी को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और एंजियोस्पर्म बोलते हैं आवृतबीजी को। तो फिर स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब है अनावृत और बिना आवरण के, इसका मतलब स्पर्म का मतलब है बीज यहाँ पे। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जो उनका बीज है उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, तो उसे हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। इनमें जो बीजांड है उनके ऊपर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। चाहे निषेचन के पहले देख लो या फिर निषेचन के बाद में, इनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, यानी ये इसीलिए इनको अनावृत बीजी बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होते हैं। नॉर्मल, मीडियम वाले, बहुत ज़्यादा लंबे, और जो झाड़ियाँ होती है वो इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिम्नोस्पर्म का जो सिकुआ वृक्ष है इसे रेड वुड ट्री बोला जाता है। ये सबसे लंबा है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो लाल लाल ऐसे छाल वाला, तने वाला बहुत मोटा बड़ा पेड़ दिखेगा और ये बहुत लंबा होता है। तो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इसमें संवहन ऊतक प्रेजेंट होते हैं। संवहन ऊतक होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, तो ये उसमें उपस्थित होते हैं। इसमें मेनली जाइलम विकसित होता है ज़्यादा। जाइलम का मतलब होता है जाइलम, और यहाँ पे फ्लोएम उपस्थित है, ठीक है। बीज व फल का निर्माण इसमें उपस्थित होता है। सॉरी, इसमें बीज का निर्माण होता है लेकिन इसमें फल का निर्माण नहीं होता है। गलत लिखा है यहाँ पे, बीज का निर्माण होता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सीधा बोले तो जितने भी हमारे क्रिप्टोगेम्स है उनसे ये ज़्यादा विकसित है। मुख्य पादप होता है इसमें बीजाणुओद्भिद। बीजाणुओद्भिद का मतलब द्विगुणित। सबसे बड़ा अनावृत बीजी सिकुआ, रेडवुड ट्री अभी बताया मैंने। और इसके अलावा इसमें कुछ अन्य चीज़ें देखें तो कि ये आवृत बीजी से कम विकसित है। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म से कम विकसित है। सबसे ज़्यादा विकसित कौन हो गए? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये हो गया। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इनमें जड़ें किस प्रकार की होती है? इनमें 3 टाइप की जड़ें होती है। एक हो गई मूसला मूल, 2 नंबर कवक मूल और 3 नंबर होगी हमारे प्रवाल मूल। तो जो मूसला मूल क्या होती है, ये इनकी मेनली यही इसमें जड़ें होती है। इसमें कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं। कवक मूल में क्या हो गया कि कवक के साथ में अगर उसने संबंध बना लिया या फिर सहजीविता का संबंध रख रही है कवक के साथ में, तो उसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण इस हो गया इसका पाइनस। और मूसला मूल का मतलब है कि दो चीजें होती है, एक होती है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। जब अगर जड़ मूलांकुर से निकलती है तो उसे मूसला मूल कहा जाता है। कवक मूल मतलब कवक के साथ सहजीविता का संबंध रखते हैं तो उसे कवक मूल कह दिए। और फिर इसको हम बोला जाता है माइकोराइजा मूल, क्योंकि उदाहरण इसका पाइनस हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा जगत में पड़ा था साइनोबैक्टीरिया, जिसे BGA बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके साथ सहजीविता का संबंध रखती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल हो गया इसका साइकस। अब इसमें आते हैं तने। इसके तने 2 टाइप के होते हैं, शाखित और अशाखित। शाखित का मतलब जिसमें शाखाएं निकली हुई है अलग अलग, और अशाखित का मतलब बिल्कुल सीधा है, कोई शाखा उसमें नहीं निकली है। तो शाखित का हमारा एग्जाम्पल है पाइनस और सीड्रस। अशाखित का एग्जाम्पल है साइकस। पत्तियां इसकी कैसे होती है? सरल और संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छादार पत्तियां होती है जो कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी व वायु को सहन कर सकती है। ये इसकी खासियत है कि इसमें जो पत्तियां हैं वो अत्यधिक ताप, नमी, वायु सबको सहन कर सकती है। इसमें शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है, यानी बिल्कुल ऐसे नुकीली। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल और गर्तिक रंध्रक होते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन
की दर को कम करते हैं ताकि पानी उसके अंदर बचा रह सके। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी की हानि के रोकने के लिए इनमें सतही क्षेत्रफल कम होता है, नुकीली पत्तियाँ पाई जाती है तथा मोटी क्यूटिकल होती है उनकी और गतिक होते हैं। गतिक रंध्र इम्पोर्टेंट है। अब है कि जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। ये अगुणित लघु बीजाणु और वृहद बीजाणु बनाते हैं। दो टाइप के बीजाणु हो गए और ये अगुणित होते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु यानी आकार में छोटे और जो आकार में बड़े होंगे उसे गुरु बीजाणु बोल देंगे। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। जो बीजाणु पर्ण होते हैं, जो उसकी पर्ण के नीचे जो ऐसे बीजांड टाइप के बने होते हैं, बीजाणुधानी बनी हुई होती है, उस पर ये बीजाणु पर्ण पर लगे होते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ओके, ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। इनमें शंकु जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। शंकु ये उसी प्रकार जैसे हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, ऊपर शंकु लगा हुआ था, उस प्रकार के पर्ण होते हैं। और इस पे क्या होते हैं, लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुधानी होती है। उन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा नर शंकु कहते हैं। एक होता है नर शंकु, एक यहाँ पे पढ़ेंगे भी मादा शंकु। जिसपे क्या होता है, लघु बीजाणुपर्ण लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें नर शंकु कह देंगे। प्रत्येक लघु बीजाणु में नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत यानी कम होती है और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है, मतलब बहुत कम कोशिकाओं में रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं, यानी इसमें परागकण उपस्थित होते हैं और ये बहुत कम होते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण अथवा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। तो अगर बड़ी बीजाणुधानी होगी यानी गुरु बीजाणुधानी होगी, उसमें जो मादा शंकु होगा वो, और जो लघु बीजाणु है वहाँ पे नर शंकु होगा। अथवा दो प्रकार के नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पे होते हैं तो उसे पाइनस कहते हैं, और अगर विभिन्न वृक्षों पर होंगे तो उसे साइकस इसका एग्जाम्पल है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बीजांड कायिकी की एक कोशिका से विभेदित होती है। जो मातृ कोशिका बनेगी इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, वो जो इसका बीजांड कायी है उसकी एक कोशिका से ही विभेदित हो जाता है और बीजांड काय का एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है, उस पर एक आवरण भी होता है। इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड है उस पर एक आवरण भी रहता है सुरक्षा के लिए। ये है हमारा नर शंकु इस प्रकार से, और इससे यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, लघु बीजाणुधानी होती है। इसमें ये फूली हुई संरचना होती है। यहाँ पे बीजाणु मातृ कोशिका बनती है, फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये पंख आकार की संरचना जिसे परागकण बोलते हैं ये बन जाती है। अब मादा शंकु में क्या होगा, मादा शंकु में इस प्रकार से होता है। ये मादा शंकु है, फिर इसके द्वारा गुरु बीजाणुधानी है ये, इसके अंदर ये भारी आवरण ये सुरक्षा का काम करता है जिसे बोला था अभी हमने बीजांड। ये बीजांड की संरचना है। यहाँ पे द्विगुणित, फिर एक कोशिका बनेगी जिसको बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, ये भी द्विगुणित है। और फिर यहाँ से कार्यशील कोशिका बनेगी एक तो, और बाकी तीन यहाँ पे सहायक कोशिकाएं बनेगी, और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनती है। बीजांड है वो गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजांड किस पे होते हैं, यानी जो मादा शंकु पड़ा था उसमें होंगे। ये एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मेयोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अभी जैसे देखा था उसमें 4 बनते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांड का स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद से विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोश के मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। उस प्रकार अभी जो बीजांडकाय की संरचना देखी थी उसमें एक ही रह गया था बीजांडकाय। और जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसमें स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वो पैक रहते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं, बीजाणुधानी के अंदर रहते हैं। वो बीजाणुधानी में परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र द्वारा हवा तक ले जाए जाते हैं। हवा द्वारा वो वापस वहाँ पे जाते हैं किसमें, जो मादा शंकु था, मादा शंकु से जो बनी थी बीजाणुधानी उसमें रहते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण पे ऊपर जाते हैं बीजांड के छिद्र से, और परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है, और ये परागनली स्त्रीदानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु को छोड़ देती है। उसके बाद निषेचन होता है, निषेचन से युग्मनज बनता है जाइगोट, फिर उससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। इस प्रकार ये बीज बनते हैं। यहाँ पे कोई भी उन पे आवरण नहीं है, इसीलिए उनको अनावृत बीजी कहा जाता है, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब है हमारा एंजियोस्पर्म, जिसे बोला जाता है
आवृतबीजी और ये सबसे बड़ा वर्ग है पादपों का। वनस्पति जगत में प्लांटी के अंदर सबसे बड़ा वर्ग है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को वैसे तो हम पूरा डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी 5-10 लाइनें इसकी तो वो रीड कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी बोला जाता है। इन पे आवरण होता है। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। इसमें पुष्प होते हैं विकसित, जो डेवलप होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखा था बीजांड के ऊपर कोई आवरण नहीं था। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। इसमें फल होते हैं, फल के अंदर बीज होता है। ये सबसे बड़ा वर्ग है। उसके वासस्थान भी बहुत ज़्यादा व्यापक है, बड़ा है तो बहुत ज़्यादा जगह पाया जाता है। इनका देखें तो सबसे सूक्ष्म जीव या फिर पादप बोले तो यहाँ पे है वुल्फिया, और सबसे ऊंचा वृक्ष बोले तो यूकेलिप्टस। इंपॉर्टेंट है, वुल्फिया सबसे छोटा, इतना छोटा कि इसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, और जो यूकेलिप्टस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो यूकेलिप्टस है ये 100 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। और ये जो आवृतबीजी है इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरी आर्थिक महत्व होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा हमारे उपयोग के हैं। और 2 वर्ग होते हैं, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। इनको हम पूरा क्लास 12th में चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, और इसी प्रकार हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट।